नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम भी लड़ेंगे राजस्थान में चुनाव, देख लेंगे किसमें है कितना दम। आपको बताएंगे दोस्तों कैसे अब ओवैसी राजस्थान में खेल बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गांधी जी के विचारों को और गांधी जी के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी, हिंसा का रास्ता चुन रही है अहिंसा को छोड़कर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें पानी की किल्लत पर बोले सौरभ भारद्वाज, बोले बीजेपी करती है पानी देने में आनाकानी, जी हां हरियाणा से बंद करवा दिया जाता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ईडी की रेड पर भड़की प्रियंका गांधी, बोले आखिरकार कब तक सरकार डरती रहेगी विपक्ष से, खुलकर बोल दे। जी हां आपको बता दें दरअसल विपक्ष से बीजेपी डरी हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में लगी पुलिस। आपको बता दें 2.5 लाख रुपए का रखा गया इनाम, बताएंगे क्या कुछ था ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज का बड़ा बयान, बोले बीजेपी देश में दिन भर नफरत फैलाती रहती है, एक दूसरे जातों को एक दूसरे के धर्मों से लड़वाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान, बोले राहुल गांधी की मां इस देश की नहीं, इसलिए राहुल गांधी जो है वो पुत्र जो है वो भारत का सगा कभी नहीं हो सकता है। राहुल को देश से उठाकर बाहर फेंक दो और चुनाव लड़ने का भी हक छीन लो। आप समझिए दोस्तों, ये बीजेपी की वही सांसद है जिसके ऊपर बम से, आप समझिए बम उड़ाने का आरोप है, और ये सिखाएंगी कि क्या होता है वो देश प्रेम, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में ओवैसी आखिरकार क्यों बिगाड़ने गए कांग्रेस का खेल, क्या बीजेपी ने दे दिया ऑर्डर, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर एक बार फिर से दोस्तों एसपी के नेता राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले फिलहाल अत्याचार चल गया है। जी हां, इंदिरा गांधी से भी बुरा हाल होगा बीजेपी का, इसके बारे में बताएंगे। तो वहीं पर मुकेश साहनी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले देश में स्कूल अस्पतालों की जरूरत, यह मंदिर बनाया जा रहा है एक के बाद एक, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बदला खेल, बोले राजस्थान में उतारेंगे अपने सारे एक एक। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ओवैसी ने अब चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। ऐसे में वो अपने सारे कैंडिडेट से जल्दी ही मिलवाने वाले हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल यहाँ पर लोग, जिन लोगों से हम मिले हैं वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि फिलहाल सरकार बदलना चाहिए। आप समझिए दोस्तों, एक तरफ तो ओवैसी बोलते हैं कि भाई देश में एकजुट होकर चुनाव लड़ो, मोदी से मत लड़ो, चुनाव लड़ो एकजुट होकर साथ में लड़ो, जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों ओवैसी बीजेपी का फायदा कराने के लिए राजस्थान में चले जाते हैं। या तो बड़े ओवैसी हिमायती बनते मुसलमानों के, और दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए बीजेपी का फायदा कराने में जरा सा पीछे नहीं हटते असदुद्दीन ओवैसी। सब जानते हैं कि राजस्थान में मायावती, ओवैसी, ये सब लोग बीजेपी के सरगना बने हुए हैं। बीजेपी का फायदा कराने का इन्होंने पीड़ा उठा रखा है। असदुद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक धोखा और छलावा नजर आता है। ओवैसी बखूब जानते हैं कि अगर ओवैसी वहां जाएंगे तो कई ऐसे मुसलमान होंगे जो दोस्तों कांग्रेस की जगह ओवैसी को वोट दे देंगे। वो बेवकूफ दोस्तों आप समझिए, जी हां उनको बेवकूफी कह रहा हूं मैं, वो बेवकूफ दोस्तों इतना भी नहीं समझेंगे कि ये वोट जो हम जिनको डाल रहे हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, ओवैसी के वोट। जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस के कैंडिडेट को कहीं पर 10,000 वोटों की जरूरत है, वो 10,000 वोट और होंगे तो वो जीत जाएगा वो सीट। और अगर वही 10 से 15,000 वोट ओवैसी के कैंडिडेट को मिल गया, महज 10 से 15,000 वोट दोस्तों, तो वो सीट हार जाएगा जिस पे कांग्रेस के प्रत्याशी को 10,000 वोटों की जरूरत है। तो ओवैसी ऐसे फायदा कराते हैं। जहां आपने देखा होगा जब भी कांग्रेस के कैंडिडेट हारते हैं, कोई 1,000 वोटों से हार जाता है, कोई 2, 4, 5,000 वोटों से हार जाता है, और ये वोट कौन ले उड़ते हैं? ओवैसी के खड़े किए हुए कैंडिडेट, क्योंकि वो जीत तो पाते नहीं है ओवैसी के कैंडिडेट, सिर्फ वो 10-10, 15-15, 20-20 हजार वोट लेकर कांग्रेस का नुकसान करा देते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मुकेश साहनी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस देश में अस्पताल स्कूल खोलना चाहिए, बीजेपी एक के बाद एक मंदिर खोल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, यहां पर सीधे सीधे मुकेश साहनी ने मोदी सरकार पर तंज कस दिया। मुकेश साहनी का कहना था कि लालू प्रसाद यादव के यहां पर ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से फेक है। जब मोदी सरकार को खुद के पास फायदा दिखाई नहीं देता तभी मोदी सरकार ये सब कुछ करती है। आपको बताते चले दोस्तों, मुकेश साहनी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सब लोग देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी किस तरीके से चिड़ी हुई है। आपको बताते चले लालू प्रसाद यादव के ऊपर हो रही कार्रवाई को मुकेश साहनी ने गलत बताया। आपको याद हो दोस्तों, मुकेश साहनी बीजेपी के साथ ही गठबंधन में थे, लेकिन मुकेश साहनी के 3 विधायकों को बीजेपी ने खरीद लिया था और मुकेश साहनी रह गए थे ठन गोपाल। अब मुकेश साहनी समझ चुके थे कि बीजेपी किसी की भी नहीं है, बीजेपी जीते हुए कैंडिडेटों को भी खरीद लेती है। यही कारण है जो मुकेश साहनी भड़के हुए हैं। आपको बता दें, मुकेश साहनी ने कहा कि जिस देश में स्कूल अस्पताल बनना चाहिए वहां बीजेपी एक के बाद एक मंदिर बना रही है। आप समझिए दोस्तों, क्या मंदिरों से शिक्षा मिल जाएगी? क्या दोस्तों आप मंदिर से जो है यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा? लोग जो दोस्तों मंदिर और मस्जिद पर लड़ते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्या मंदिर और मस्जिदों से रोजगार मिल जाएगा? क्या मंदिर मस्जिद से दोस्तों आप समझिए ये जो भी परेशानी आ रही है दूर हो जाएंगी? हमारे देश में आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई गरीबी बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लेकिन उसके बाद भी सरकार अगर इस मुद्दे को ना समझ पाए तो सरकार से बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी रोजगार के मुद्दे पर भाग जाती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रहे, लेकिन देश की जनता दोस्तों बीजेपी से उगलवा कर रहेगी कि आखिरकार इस देश में चल क्या रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी बना रही है कानून का मजाक। आपको बताता चलो, राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल देश में ईडी और सीबीआई से लोगों को डराया जाता है। जो सच बोलने की कोशिश करता है उसको डरा धमका कर बीजेपी चुपचाप करा देती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास सीबीआई ईडी का जिस तरीके से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, ये दोस्तों आप सीधा आप समझिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए। आपको बता दें राहुल यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के ऊपर करती है। राहुल ने यह भी कहा कि फिलहाल देश में आज जो विपक्ष का नेता सच के खिलाफ आवाज उठाता है उसको बीजेपी डराने और धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन सच से कोई नहीं डरता। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता और ना कोई डरेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर भाजपा सोच रही है कि ईडी सीबीआई पुलिस में भेजकर कोई इनसे डर जाएगा तो कोई नहीं डरने वाला। अभी आप देखिए अनिल देशमुख जेल गए, बाहर आ गए, क्या वो डरे? बीजेपी से नहीं डरे। तमाम वो नेता जिनको बीजेपी एक एक कर जेल भेजे, नवाब मलिक काफी लंबे समय से जेल में है। क्या नवाब मलिक ने दोस्तों कोई मर्डर किया है? नहीं किया। क्या नवाब मलिक कोई रेपिस्ट है दोस्तों? नहीं है। लेकिन बीजेपी के रेपिस्ट और मर्डरर आराम से घूम रहे हैं। लेकिन आप समझिए नवाब मलिक को जेल में अब तक डाल रखा है, एक बुजुर्ग नेता है वो। आप समझिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एनसीबी की पोल खोली थी और किस तरीके समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे को इनलीगल तरीके से गिरफ्तार किया था और उसे फंसाया जा रहा था। ये सारी पोल पट्टी जो है उन्होंने ही खोली थी नवाब मलिक ने, और आज वो जेल में है। क्यों दोस्तों? बीजेपी के नेता के घर से 8.5 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद होता है। बीजेपी के नेता का बेटा रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसको एक दिन में बेल मिल जाती है, लेकिन नवाब मलिक को नहीं मिलती। इसको कहते हैं दोस्तों अत्याचार की अति। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गांधी जी की जन्मभूमि को बीजेपी ने किया है अपमानित। जी हां, गुजरात में दोस्तों जमकर गरजते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कहना है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जी हां, आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भाजपाइयों ने गांधी जी की अहिंसा व सुहाग
के सिद्धांत की जगह हिंसा व नफरत के प्रतीक एनकाउंटर व बुलडोजर की मानसिकता को अपने लिए वरिष्ठ राजनेता मान लिया। आपको बताते चले दोस्तों, यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई को अखिलेश लगातार टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी हिंसा का रास्ता अपनाती है और गांधी जी का अहिंसा का रास्ता था। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। रेप और महिलाओं की सुरक्षा जैसी घटनाएं घटती चली जा रही हैं। देश में आज बेरोजगारी की संख्या सबसे ऊपर हो चुकी है। रुपए लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, डॉलर ऊपर उठता चला जा रहा है। बीजेपी के राज में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीजों ने कब्जा कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं और ऊपर वाले से जरूर दोस्तों, आप समझिए, ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूं कि किसी तरीके से बस बीजेपी की सरकार इस बार सत्ता से चली ही जाएगी। क्यों जाएगी दोस्तों? क्योंकि सबसे बड़ा जो आप हमारे पास इस वक्त प्लस पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि इस देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी अब सत्ता से चले जाए। लोगों ने 5 साल के लिए चुना, उसके बाद एक बार फिर से मौका दे दिया कि चलो एक बार और प्रधानमंत्री को देख लेते हैं 5 साल में क्या करेंगे ये। लोगों ने 10 साल के लिए पीएम को चुन लिया, दूसरी बार भी जिता दिया। लेकिन आज देश के हालात क्या है? इन लोगों को लगता है लोगों को डरा धमका कर और गुंडागर्दी कर कर हम सरकार बना लेंगे। लोगों में झूठा हिंदुत्व का नाटक कर कर, झूठे हिंदुत्व की डंके बजाकर हम चुनाव जीत जाएंगे। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में बीजेपी, क्योंकि जिस दिन इस देश की जनता की लाठी चलेगी उस दिन दोस्तों बीजेपी वाले सबसे पहले भागेंगे। आप समझिए, देश भी बस एक हद तक इनको बर्दाश्त करेगा। जिस दिन इन लोगों ने अति कर दी उस दिन दोस्तों डायरेक्ट आसमान से नीचे गिरेंगे। आप समझिए, जो लोग निराश हो गए, जिन लोगों की हताश हो गए, जो लोग ये कह देते हैं कि अरे ये तो बेईमानी कर रहा है, बिना हराना बहुत मुश्किल है, देश का अब क्या होगा, वो लोग खुद देखते रह जाएंगे कि देश ही कैसे इन्हें दौड़ा दौड़ा कर हराएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर 2.5 लाख का इनाम, पुलिस लगातार ढूंढ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, माना जा रहा है कि अतीक अहमद की जो उमेश पाल का जो हत्यारा था वो अतीक अहमद की पत्नी से शाइस्ता से मिलने गया था। माना जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता जो है उनको वो उस कातिल को जानती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया गया था कि ये आदमी वही है जो उमेश पाल के ऊपर गोली चला रहा था। दरअसल दोस्तों ये मामला अब बढ़ता ही चला जा रहा है। अतीक के 5 बेटों में से दोस्तों 2 बेटे, जो 2 बड़े बेटे हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। अतीक अहमद भी जेल में है। 2 जो छोटे बेटे हैं उनका पता नहीं चल पा रहा है योगी आदित्यनाथ ने उनको कहां भेजा है। एक जो बेटा है दोस्तों वो फरार है, मां शाइस्ता भी फरार है, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि वो 2 लड़के गए कहां जो नाबालिग बताया जा रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर शाइस्ता परवीन जो है उन्होंने एक याचिका भी दायर की थी। याचिका दायर कर कर ये पूछा गया था कि फिलहाल वो कहां पर हैं दोनों बच्चे। आपको बता दें कोर्ट में एक याचिका दायर की थी लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अतीक अहमद के उन 2 बेटों में से आपको याद होगा कि सपा नेता ने दावा किया था कि उन 2 बेटों में से एक को किसी दिन मार देंगे और कह देंगे कि उसका एनकाउंटर हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, कानून के दायरे में रहकर ही अगर सब कुछ किया जाए तो ठीक है। आज आप कानून हाथ में ले रहे हो, कल कोई और ले लेगा हाथ में। आप कानून के रखवाले होकर, आप समझिए, आप सरकार में रहकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा हो। आप झूठे एनकाउंटर कर देते हो और कहते हो कि भैया ये तो भाग रहा था। आपको याद होगा विक्रू कांड दोस्तों, उस चीज को लेकर काफी बवाल भी मचा था क्योंकि विनय दुबे जिनका इनकाउंटर किया गया था उनके खिलाफ काफी कुछ बोला जा रहा था। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई है दोस्तों कि फिलहाल विनय दुबे के खिलाफ ये जो भी कार्रवाइयां हो रही थी उसको लेकर अखिलेश ने साधा था निशाना, और अब फिर से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अतीक अहमद और दोस्तों आप समझिए जो जितने भी वो नेता हैं, या फिर यूं कहते हैं कि जितने भी बाहुबली हैं, मुख्तार अंसारी से लेकर तो अतीक अहमद तक, उन सबको तो जेल में डाल रखा है। लेकिन दोस्तों जिनकी जान पहचान है उनके घरों पर भी बुलडोजर बहाने से मुसलमानों को परेशान करने का एक रास्ता बीजेपी ढूंढ लेती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मुकेश साहनी के बाद आपको बताते चले भाजपाइयों पर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। बोले जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाएंगे, लेकिन तेजस्वी ने नई तारीख का जो है यहाँ पर मांग की है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, पहले राबड़ी देवी से पूछताछ, उसके बाद लालू यादव से पूछताछ, उसके बाद
बाद अब तेजस्वी यादव को भी जमीन के बदले जो है यहाँ पर दोस्तों नौकरी घोटाले में पूछताछ की गई है। दरअसल दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे, 2017 का एक मामला है ये। 2017 में पहले भी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो चुकी है। 5 साल पहले इस केस को बंद भी कर दिया गया था पूछताछ में, जब कुछ नहीं मिला था, लेकिन अचानक से बीजेपी ने आकर फिर से इस केस को खुलवा दिया। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि तब जब नहीं मिला कुछ तो अब क्या ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ विपक्ष को परेशान करने का बीजेपी को एक जरिया चाहिए। इन लोग को लग रहा है कि हम जब सत्ता से जाएंगे तो हमारे ऊपर फूल बरसाएगा विपक्ष। वेट करिए, जो ये विपक्ष के साथ कर रहे हैं दोस्तों, उससे 10 गुना विपक्ष इनके साथ करेगा और तब दोस्तों इनको लोकतंत्र की याद आ जाएगी। सब जानते हैं दोस्तों कि आज जिन नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है वो लोग दोस्तों कितने परेशान होंगे। सब जानते हैं कि जेल की लाइफ कैसी होती है, कोई वहां जाना नहीं चाहता है, लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है उनको भी वहां पर भेजा जा रहा है। बीजेपी का राज दोस्तों अब जंगल राज बन चुका है, जहां पर कानून का कोई लेना देना ही नहीं है, कानून का कोई अता पता ही नहीं है। आपको बताता चलूं, सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल ये विपक्ष को डराने के लिए बीजेपी की साजिश है, वो हमेशा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। तेजस्वी ने कहा कि अब हम इस पे क्या ही बोलें, 10 बार तो बोल चुके हैं कि सीबीआई और ईडी को हमारे घर में ऑफिस खोल ही लेना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल बीजेपी आज तक लालू प्रसाद यादव को झुका नहीं पाई। हमेशा बीजेपी लालू प्रसाद यादव के सामने फुस हो गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इतने दिन जेल में रहे, लेकिन कभी उन्होंने बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके, कभी उनके साथ जाकर नहीं मिले। जाहिर सी बात है दोस्तों, लालू प्रसाद यादव हों या तमाम वो नेता, पहले के दिग्गज नेता, वो लोग बीजेपी के सामने हार नहीं मानते थे। हमेशा वो दोस्तों जीत के लिए रहे। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल किसी से डरते नहीं है, और हम तो उनके लिए यही कहेंगे कि वो हमेशा ही ऐसे रहें। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, इस एज में जेल में रहने के बाद भी अगर कोई नहीं टूटे तो उसके लिए तो दोस्तों सल्यूट ही है। आप समझिए। देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता किसने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया है, लेकिन एक चीज जरूर कहता हूं कि राजनीति में दोस्तों कोई भी दूध का धुला नहीं हो सकता है। बीजेपी के तमाम नेता और खुद दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन सब ने राजनीति में आने के बाद अपने ऊपर लगे हुए बड़े बड़े केसों को बंद करवा दिया। इसका मतलब क्या समझे हम? आप जब सत्ता में आए तो आपके ऊपर लगे हुए सारे केस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि आप ही करता धरता हो। आपने ही अपने ऊपर के केस बंद करा दिया, आपने ही अपने आप को सच्चा बता दिया। आपने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया है, हम तो संत हो चुके हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से दोस्तों रामगोपाल यादव का पंचमी के दिन बड़ा बयान। बोले फिलहाल बीजेपी का हाल इंदिरा गांधी से भी बुरा होगा। इंदिरा जी ने जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को लेकर चुनाव लड़ा था, सबको एक साथ ले आई थी, उसके बाद भी चुनाव हार गई थी। आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार की राजनीति इंदिरा गांधी की राजनीति से प्रेरित मानी जा रही है। दरअसल दोस्तों वैसे भी मोदी जी लोगों को कॉपी करने में बहुत आगे हैं। जी हाँ, लोगों को कॉपी करना मोदी जी की आदत बन चुका है। इसीलिए लगता है इंदिरा गांधी का एक साइड उठा लिया, लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जानते कि इंदिरा गांधी का एक साइड अच्छा वाला भी था। ये साइड तो वो है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी ने एक बार इस तरीके की चीज की थी, लेकिन हमेशा वो ऐसा नहीं करती थी। एक बार उन्होंने ऐसा किया था, और ये वाला पोर्टिशन जो है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये मोदी सरकार की राजनीति से प्रेरित है। मतलब जो इंदिरा गांधी की राजनीति है उससे प्रेरित है मोदी सरकार का ये राजनीतिक हिस्सा। माना जा रहा है कि इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर प्रधानमंत्री लोगों को सरकारें गिराना है। अब तक बताया जाता है प्रधानमंत्री ने 8-10 जगह की सरकार गिरा चुके हैं। ऐसे में दोस्तों इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक दिन में 28 जगह की सरकारें गिरा डाली थी। अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलना चाह रहा है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री ये भूल गए कि इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी इस देश के लिए, वो शहीद हो गई। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि इंदिरा गांधी ने ये जो किया था इसको क्रूरता से भरा हुआ फैसला था। उन्होंने जो आपातकाल लगाया था वो भी उनका गलत फैसला था। लेकिन दोस्तों सिर्फ किसी के 1-2 फैसलों से जज नहीं किया जा सकता। उनका जो जिंदगी का कार्यकाल रहा है देश के प्रति वो काफी सही रहा है। उन्होंने अपने एक बेटे को खोया, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। उनकी राजनीति काफी सक्रिय मानी जाती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में जो प्रियंका गांधी है उनको अपनी दादी से कंपेयर किया जाता है कि वो अपनी दादी की ही तरह बिल्कुल एकदम पावरफुल है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, गांधी जो है वो पूरी तरीके से मजबूत